मैं सोनी साहनी। आज हम चर्चा करते हैं शिक्षण के सामान्य सिद्धांतों पर। बताओ एक शिक्षक को शिक्षण के सामान्य सिद्धांतों के बारे में विशिष्ट ज्ञान होना अति आवश्यक है। यदि हमें शिक्षक के तौर पर शिक्षण के सामान्य सिद्धांतों की जानकारी होगी, तभी हम शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों एवं शिक्षण के सूत्रों को भी आत्मसात कर सकेंगे और शिक्षण प्रक्रिया के दौरान उनका उपयोग हम कर पाते हैं। शिक्षण के सामान्य सिद्धांतों का महत्व इतना ज़्यादा है कि उनकी जानकारी के बिना तो शिक्षण करना असंभव है। मात्र सूचना प्रदान करना ही शिक्षण के तहत नहीं आता। शिक्षण से तात्पर्य होता है कि हम अपने ज्ञान को बालकों की क्षमताओं के अनुसार, उनकी आवश्यकताओं के अनुसार उन तक हम पहुंचा पाएँ, जिसका वह अपने जीवन में प्रयोग कर सके और उनका सर्वांगीण विकास हो सके। शिक्षण के सामान्य सिद्धांत में पहला सिद्धांत है निश्चित उद्देश्यों का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार एक शिक्षक को शिक्षण कार्य करते समय सबसे पहले अपने सिद्धांतों को निश्चित कर लेना चाहिए कि हमें प्रस्तुत किए जाने वाले प्रकरण में किन लक्ष्यों की प्राप्ति करनी है, उसके सिद्धांत क्या होने चाहिए, किन सिद्धांतों पर हमें कार्य करना है। अनिश्चित उद्देश्य होने पर शिक्षण प्रक्रिया प्रभावशाली नहीं हो सकती है और शिक्षक अपने पाठ को प्रभावशाली ढंग से पढ़ा भी नहीं पाते और छात्र भी कन्फ्यूजन की स्थिति में रहते हैं। उन्हें समझ में ही नहीं आता कि वो क्या पढ़ रहे हैं और उसके जीवन में क्या महत्व है। शिक्षण के सामान्य सिद्धांतों में दूसरा सिद्धांत है अनुकूलता का सिद्धांत। चूँकि शिक्षण प्रक्रिया एक जीवंत प्रक्रिया होती है जिसे छात्र और शिक्षक दोनों मिलकर संपादित करते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल शिक्षक सूचना को प्रदान करते हैं या ज्ञान को प्रदान करते हैं और शिक्षक उसको आत्मसात करते हैं। शिक्षण जो है छात्र और शिक्षक के बीच में होने वाली अंतः क्रिया का नाम है। दोनों मिलकर ही शिक्षण प्रक्रिया को संचालित कर पाते हैं। अतः इसके लिए शिक्षण प्रक्रिया को अनुकूल होना, तात्पर्य यह है कि छात्र छात्राओं के अनुकूल होना अति आवश्यक है। चूँकि प्रत्येक छात्र छात्रा के अंदर व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है, सबकी सोच, सबकी क्षमताएं अलग अलग होती हैं, तो एक शिक्षक अपने मनोवैज्ञानिक ज्ञान के द्वारा यह पहचान सकता है कि किस कक्षा में किस बालक की, किस वर्ग की क्या आवश्यकता है, क्या क्षमता है। उसी के अनुसार उनकी समस्याओं का समाधान करते हुए प्रस्तुत किए जाने वाले टॉपिक को अच्छी तरह से उनको लर्न करवा सकता है, जिससे कि वह प्राप्त किए जाने वाले ज्ञान का अपने जीवन में उपयोग कर सके और वह यह समझ पाएँ कि ये जो ज्ञान उन्हें प्राप्त हो रहा है उसे किस तरह से अपने जीवन में प्रयोग में लाना है और किस तरह सामान्य जीवन में उसे अनुकूलता प्रदान करनी है। सामान्य शिक्षण सिद्धांतों में तीसरे सिद्धांत में हम देखते हैं कि सक्रियता का सिद्धांत है। शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक और छात्र दोनों के बीच अंतःक्रिया होती है और इस अंतःक्रिया के फलस्वरूप जो छात्र और शिक्षक होते हैं वह सक्रिय होकर भाग लेते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल शिक्षक ज्ञान प्रदान करते हैं और छात्र चुपचाप सुनते हैं या फिर केवल लिखते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। छात्र और शिक्षक दोनों की ज्ञानेंद्रियां जो है सक्रिय अवस्था में रहती हैं और वह परस्पर आदान प्रदान की प्रक्रिया के द्वारा ही ज्ञान को धारण करते हैं, आत्मसात करते हैं और अपने जीवन में उसका प्रयोग करते हैं। अतः दोनों पक्षों का सक्रिय होना आवश्यक है। छात्र जितनी ही सक्रियता से सीखते हैं, शिक्षक को भी सिखाने में आनंद आता है और वह अत्यधिक सिखाने के प्रति उत्सुक होता है। एक शिक्षक तभी सफल हो पाता है जब छात्र और छात्राएं सीखने के लिए उत्सुक हों, उनके अंदर जिज्ञासु प्रवृत्ति हो, वह सक्रिय हो। निष्क्रिय अवस्था में अगर छात्र बैठे रहते हैं तो शिक्षक भी बोरिंग फील करते हैं और उनको भी सिखाने में आनंद नहीं आता। शिक्षण के सामान्य सिद्धांतों में चौथा सिद्धांत है जनतंत्रीय व्यवहार का सिद्धांत। चूँकि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर जनतंत्रीय व्यवस्था है, अतः शिक्षा में भी जनतंत्रीय व्यवस्था होना अनिवार्य। वैसे भी शासन प्रणाली कोई भी हो, शिक्षा में जनतंत्रीय व्यवस्था ही मेरे हिसाब से सर्वोत्तम होती है, क्योंकि इसमें हम प्रत्येक छात्र की आवश्यकताओं, स्थितियों, परिस्थितियों को हम समझ पाते हैं, उनको बोलने का अवसर देते हैं, उनको समझने का अवसर प्राप्त करते हैं और उनको किसी भी क्रिया में सम्मिलित होने का अवसर
प्रदान करते हैं, जिससे उनके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, वो अपने आप को प्राउड फील करते हैं। आपने देखा होगा कि शिक्षक के मुख से निकला हुआ एक शाबाश या शिक्षक के मुख से निकला हुआ कोई भी नकारात्मक शब्द जो है छात्र छात्राओं के अंतःकरण पर विशेष प्रभाव डालता है। अतः शिक्षकों को चाहिए कि वह जनतंत्रीय शिक्षा व्यवस्था का पालन करें और प्रत्येक छात्र की भावनाओं को समझें और उनको अपनी बातों को व्यक्त करने का अवसर प्रदान करें। इससे क्या होगा कि हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है वह निरंतर आगे बढ़ती रहेगी और हम जो अपने लक्ष्य हैं उनको प्राप्त कर पाएंगे। छात्र एवं छात्राएं परस्पर आदान प्रदान के माध्यम से एक दूसरे से विचारों का विनिमय करते हुए शिक्षक से भी अपनी समस्याओं को कह सकते हैं। शिक्षण के सामान्य सिद्धांतों में हम एक प्रमुख सिद्धांत को देखते हैं, जैसे पूर्व अनुभवों का सिद्धांत। जब भी हम कोई ज्ञान प्राप्त कर रहे होते हैं या शिक्षक किसी सूचना को ज्ञान को प्रदान कर रहे होते हैं, उनका व्याख्यान स्पष्टीकरण चल रहा होता है, तो यह जान लेना अति आवश्यक है कि पूर्व अनुभवों का स्तर कितना है। ये जो छात्र छात्राएं हमारे सम्मुख हैं उनका प्रीवियस नॉलेज कितना है। यदि हमें छात्र छात्राओं के पूर्व ज्ञान, पूर्व अनुभव एवं पूर्व व्यवहार का ज्ञान नहीं होगा तो हम जो नया ज्ञान है उनको बेहतर तरीके से नहीं प्रदान कर पाएंगे। इसीलिए हमें उनके पिछले ज्ञान को, पिछले नॉलेज को ध्यान में रखते हुए अपने प्रकरण को उनके सामने स्पष्ट करना चाहिए, अपने व्याख्यान को उनके सामने प्रदान करना चाहिए। इससे जो शिक्षण प्रक्रिया वो काफ़ी सरल, सुगम तथा उपादेय हो जाती है। शिक्षण के सामान्य सिद्धांतों में छठा सिद्धांत है शिक्षा का बाल केंद्रित होना। एक अच्छा शिक्षक सदैव अपने शिक्षण को छात्रों की आवश्यकताओं, क्षमताओं, रुचियों, अभिरुचियों, आयु तथा मानसिक स्तर आदि के अनुसार व्यवस्थित करता है। इस प्रकार वह शिक्षण को बाल केंद्रित बनाता है। हमारे तमाम दार्शनिक, शिक्षा मनोवैज्ञानिक उन लोगों ने शिक्षा में छात्र केंद्रित शिक्षा को ही सर्वोत्तम माना है, क्योंकि जिसे हम शिक्षा प्रदान कर रहे हैं यदि उसके अनुकूल शिक्षा न हो, वह उसे आत्मसात न कर पाएँ, जीवन में उसका उपयोग न कर पाएँ, तो फिर शिक्षा प्रदान करना व्यर्थ है, उसका कोई भी महत्व नहीं रह जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जो बाल केंद्रितता का सिद्धांत है यह शिक्षा के सामान्य सिद्धांतों में एक प्रमुख भूमिका निभाता है। शिक्षण के सामान्य सिद्धांतों में 7वें नंबर पर हम देखते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। मैंने अपने पिछले चर्चा के दौरान कहा है कि प्रत्येक छात्र अपनी व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर अपनी बुद्धि, एक विशेष बुद्धि लब्धि धारण करता है, उसका एक अलग स्वभाव होता है, उसकी योग्यताएं अलग होती हैं, रुचियाँ, क्षमताएं भी अलग अलग होती हैं। प्रत्येक बालक बालिका अलग अलग होते हैं, वह कभी भी एक समान नहीं होते, उनमें विभिन्नता होती है। और सर्वोत्तम शिक्षक वही है जो उस विभिन्नता को ध्यान में रखते हुए शिक्षा को प्रदान करे। व्यक्तिगत विभिन्नता की जानकारी प्रत्येक शिक्षक को होना अति आवश्यक है, क्योंकि यदि व्यक्तिगत विभिन्नता की जानकारी नहीं होगी तो कब, कहाँ, कैसे, कितनी मात्रा में हमें ज्ञान को प्रदान करना है यह सुनिश्चित कर पाना हमारे लिए कठिन हो जाएगा। और कब किस बालक को किस मात्रा में हमें गृह कार्य देना है, किसी अभ्यास को करवाना है या कौन सी जिम्मेदारी हमें सौंपनी है, यह निर्धारित हम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए शिक्षकों को व्यक्तिगत विभिन्नता की जानकारी अनिवार्य रूप से होनी चाहिए ताकि वह अपनी शिक्षण प्रक्रिया को बेहतर तरीके से संपादित कर पाएँ। शिक्षा के सामान्य सिद्धांतों में 8वां सिद्धांत है वास्तविक जीवन से संबंध का सिद्धांत। एक उत्तम शिक्षक वही होता है जो अपने प्रकरण को, अपने टॉपिक को रियल लाइफ से कनेक्ट करके छात्रों के सामने प्रेजेंट करता है। एजुकेशन एंड लाइफ आर टू डिफरेंट नेम फॉर द सेम फिनोमिना। एजुकेशन विच डज नॉट प्रिपेयर द स्टूडेंट्स फॉर लाइफ इज़ मीनिंगलेस। यदि हम रियल लाइफ से कनेक्ट करके शिक्षा को नहीं प्रदान करते हैं तो वह छात्र छात्राओं के लिए व्यर्थ है, उसका कोई भी मतलब नहीं रह जाता है, क्योंकि यदि वो अपने जीवन में उपयोग नहीं कर पाएंगे, ऐसी शिक्षा प्रदान करने से क्या फ़ायदा जिससे उनका भावी जीवन जो है संघर्ष की अवस्था में बीते, वह अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर पाएँ, आर्थिक समस्याओं से वह ग्रस्त हों, तो फिर उस शिक्षा का जीवन में कोई महत्व नहीं रह जाता है। कोई भी छात्र ऐसी शिक्षा को प्राप्त करना नहीं पसंद करता जिससे उसका भावी जीवन दुष्कर हो। इसीलिए हमें शिक्षण प्रक्रिया को संचालित करते समय
प्रत्येक टॉपिक, प्रत्येक विषय को रियल लाइफ से कनेक्ट करके उनका महत्व बताते हुए ही उसको स्पष्ट करना चाहिए, उसका व्याख्यान प्रदान करना चाहिए। शिक्षण के सामान्य सिद्धांतों में आता है नवा सिद्धांत है समवाय का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन। इस सिद्धांत का अर्थ है किसी भी विषय को जब भी पढ़ाया जाए उसका संबंध विभिन्न विषयों के साथ भी स्पष्ट किया जाए। विज्ञान, आर्ट, संगीत आदि विषयों से जोड़ना चाहिए। इसी प्रकार से प्रकरण विशेष का संबंध उस विषय के अन्य प्रकरणों से जोड़कर बताना चाहिए। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो छात्र छात्राएं मात्र अपने रुचि के विषयों को ही पढ़कर वह संतुष्ट हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि उन्होंने ज्ञान को प्राप्त कर लिया। यदि हम विभिन्न विषयों का आपस में संबंध नहीं बताएंगे और उनको प्रेरित नहीं करेंगे सभी विषयों को प्रति रुचि उत्पन्न करने की या फिर उन्हें कंठस्थ करने की, तो उनका जो भावी जीवन है वह कठिनाइयों से बीतेगा और वह आगे। शिक्षण के सामान्य सिद्धांतों में 10वां सिद्धांत है नियोजन का सिद्धांत। शिक्षक से पूर्व जो कुछ शिक्षक को पढ़ाना है उसकी विस्तृत योजना बना लेनी चाहिए, यानी कि पाठ योजना का निर्माण करके सभी चीज़ों को सुनियोजित करके ही हमें अपने पाठ को छात्रों के सामने प्रस्तुत करना चाहिए। शिक्षण के वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति बिना योजना बनाए कभी भी संभव नहीं होती है। अतः वास्तविक पूर्व शिक्षण का पूर्ण नियोजन करना चाहिए कि क्या पढ़ाया जाना है। यदि हम पाठ योजना का निर्माण नहीं करते हैं, पहले से अपने उद्देश्यों का निर्धारण नहीं करते हैं, एक प्लानिंग जब नहीं करते हैं, तो हम कक्षा में जाकर छात्र छात्राओं के सामने असहज हो सकते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान करने में भी हमें दिक्कत हो सकती है। इसीलिए एक शिक्षक को कक्षा में जाने से पूर्व पहले से ही तैयारी कर लेनी चाहिए कि किस टॉपिक के अंतर्गत कितनी लर्निंग करवानी है, किन उद्देश्यों को प्राप्त करना है। शिक्षण के सामान्य सिद्धांतों में 11वां सिद्धांत है चयन का सिद्धांत। शिक्षक के उद्देश्य के अनुसार पाठ्य वस्तु का चयन करना चाहिए। यह सिद्धांत हमें निर्देश देता है कि शिक्षण केवल उन तथ्यों विषय वस्तु का चयन किया जाए जिनका पढ़ाना उद्देश्यों के अनुसार अभीष्ट है। दूसरे शब्दों में निश्चित, स्पष्ट तथा पूर्ण परिभाषित उद्देश्यों के अनुसार पाठ्य वस्तु का चयन करना चाहिए, अन्यथा शिक्षण में अनेक प्रकार की अनावश्यक बातें आ जाएंगी। हम सिलेबस को डिसाइड करते समय ही यह पहले से ही कंफर्म कर लें कि हमें किस टॉपिक में किन किन चीज़ों को बच्चों को कंफर्म करना है, उन्हें लर्निंग करवानी है, कब टेस्ट लेना है, कब क्या करवाना है, किस चैप्टर में किस टॉपिक में हमें उनसे कौन सी एक्टिविटी करवानी है और किन सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए लर्निंग करवानी है। यदि हमें निश्चित, स्पष्ट तथा परिभाषित उद्देश्य नहीं रहेंगे हमारे, तो हम अपने टॉपिक को सिलेक्ट ही नहीं कर पाएंगे और टॉपिक अगर सिलेक्ट कर भी लेते हैं तो उस टॉपिक के अकॉर्डिंग जो एक्टिविटी करवानी है, जो टेस्ट लेना है, जो होमवर्क देना है या जो हमें लक्ष्य को प्राप्त करना, उद्देश्य को प्राप्त करना है, वो भी इम्पॉसिबल हो जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि हम पहले से सेलेक्ट करके रखें अपने सारी एक्टिविटीज़ को कि क्या क्या हमें करवाना है। शिक्षण के सामान्य सिद्धांतों में 12वां सिद्धांत है प्रभावशाली व्यू रचनाओं का सिद्धांत। शिक्षण व्यू क्या क्या होता है इसको मैं आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, लेकिन अभी फ़िलहाल आप इतना समझ लीजिए कि शिक्षक को पहले से ही ये कंफर्म कर लेना चाहिए कि हमें किन किन मैक्सिम्स का, स्ट्रेटजीज का सिलेक्शन करना है ताकि हम अपने टॉपिक को स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग उनको लर्निंग करवा पाएँ, जिससे क्या होगा कि हमें खुद भी आसानी होगी बच्चों को पढ़ाने में, समझाने में, उनको कंठस्थ करवाने में और छात्र भी सहज तरीके से ज्ञान को प्राप्त कर पाएंगे। व्यू रचनाओं के समय हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि छात्रों की आवश्यकता क्या है, उनका लेवल क्या है तथा उनका प्रीवियस नॉलेज क्या है। शिक्षण के सामान्य सिद्धांतों में 13वां सिद्धांत है अनुकूल वातावरण तथा उचित नियंत्रण का सिद्धांत। यदि शिक्षा प्रदान करते समय ये जो भौतिक वातावरण वह अनुकूल ना हो, हमारे अंदर कंट्रोलिंग पावर ना हो, तो फिर छात्र छात्रा अपनी मनमानी करते हैं, असहज स्थिति हो जाती है और लर्निंग करवा पाना वो कठिन हो जाता है। यदि कमरे में अंधेरा है, हवा रोशनी की व्यवस्था नहीं है, तो फिर बच्चे असहज स्थिति महसूस करते हैं, वो सामान्य स्थिति में नहीं रहते हैं, इसीलिए वो लर्निंग नहीं कर पाते। इसीलिए हमें पहले भौतिक वातावरण को उपयुक्त बनाना चाहिए और उसके बाद एक उचित कंट्रोलिंग पावर, मतलब कि एक प्रभावशाली नियंत्रण भी हमें अपने छात्र छात्राओं के ऊपर, यानी कि अपनी क्लास पर रखना चाहिए, जिससे कि वह
हमें अपनी बात को समझा तो पाएँ, कह तो पाएँ, लेकिन वह लर्निंग करने के लिए भी प्रेरित हों कि जीवन में यह ज्ञान प्राप्त करना भी उनके लिए कितना आवश्यक है, वह अपने आप को भी नियंत्रित कर पाएँ। इसके साथ ही साथ शिक्षण के सामान्य सिद्धांतों में जो 14वां सिद्धांत है वह है उपचारात्मक शिक्षण का सिद्धांत। एक बेहतर शिक्षक वही है जो अपने छात्रों की कमियों को भी जाने, उनकी कमजोरियों को भी जाने और उनकी त्रुटियों का पता लगाकर उनका सुधार और उपचार भी करता रहे। जिससे क्या होगा कि वह सीखने के लिए प्रेरित होंगे, उत्सुक होंगे और वह आगे बढ़ते रहेंगे। यदि हम उनकी कमियों को, कमजोरियों को, त्रुटियों को नज़रअंदाज करते हुए अपनी शिक्षण प्रक्रिया को संचालित करते जाएंगे तो फिर इससे क्या होगा कि सभी छात्र उस ज्ञान को नहीं प्राप्त कर पाएंगे, कुछ चुनिंदा छात्र उस ज्ञान को प्राप्त कर पाएंगे। हमारी शिक्षण प्रक्रिया जो अपने उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर पाएगी। हमारा मकसद होता है कि सभी छात्रों को हम समावेशी शिक्षा प्रदान कर पाएँ, उनको सामान्य धारा में ले आ पाएँ। हमारे लिए जो प्रतिभाशाली बालक हैं वह भी हमारे अपने बालक हैं, जो विशिष्ट बालक हैं, जो मंद बुद्धि हैं, जो कुसमायोजित बालक हैं, वह भी हमारे ही बालक हैं, हमारे ही छात्र छात्राएँ हैं। और जो नॉर्मल बालक हैं, सामान्य हैं, वह भी हमारे हैं। हम किसी को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। इसीलिए उनकी कमियों को दूर करना, उनकी समस्याओं का समाधान करना हमारे लिए एक विशेष जिम्मेदारी बन जाती है, क्योंकि हम शिक्षक हैं। शिक्षक को, गुरु को ईश्वर से भी ऊपर माना गया है और हम अपनी इस जिम्मेदारी से मुँह नहीं मोड़ सकते हैं। शिक्षा के सामान्य सिद्धांतों में आता है क्रियाओं का सिद्धांत। इसमें हम देखते हैं कि मात्र व्याख्यान देने से, स्पष्टीकरण देने से जो ज्ञान हम प्रदान करना चाहते हैं वह बहुत बेहतर नहीं माना जाता, बहुत अच्छा नहीं माना जाता, जब तक कि उससे जुड़ी हुई, उससे रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज़ को, कुछ क्रियाओं को हम संचालित नहीं करते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई मौखिक क्रियाकलाप हम संचालित करते हैं, कोई लिखित क्रियाकलाप संचालित करते हैं, तो इससे क्या होता है कि वो जो टॉपिक है जो हम बच्चों को समझाना चाह रहे हैं, जो बताना चाह रहे हैं, वो परमानेंटली उनके माइंड में सेट हो जाता है और फिर वो कभी नहीं भूलते, आवश्यकता के अनुसार वो उसको रिकॉल कर लेते हैं। इसीलिए हमारे शिक्षा मनोवैज्ञानिकों ने, दार्शनिकों ने तमाम विधियों का प्रतिपादन किया है जिनका हम समयानुसार प्रयोग करते हुए, विषयानुसार प्रयोग करते हुए अपनी शिक्षण प्रक्रिया को संचालित करते हैं। जैसे एक बहुत ही प्रभावशाली विधि है प्रोजेक्ट विधि, खोज विधि, डाल्टन योजना। यानी इन सब में हम किसी खास मेथड पर, पैटर्न पर कुछ कार्यों को हम करवाते हैं, सिंगल भी या ग्रुप में भी। जिससे क्या होता है कि बच्चे उस पर्टिकुलर टॉपिक को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेते हैं। फिर आते हैं नेक्स्ट सिद्धांत है विभक्तिकरण का सिद्धांत। प्रभावशाली शिक्षण के लिए विषय वस्तु को छोटी छोटी विषय यूनिटों में विभक्त करना चाहिए ताकि उन्हें हर बिंदु को स्पष्ट कर पाएँ। यदि हम क्लास में किसी चैप्टर को, किसी टॉपिक को ये सोचते हैं कि 35-40 मिनट 50 मिनट की क्लास में हम पूरा उसको लेक्चर दे के मतलब कंप्लीट कर दें, तो ऐसा इम्पॉसिबल है। सभी टॉपिक्स को एक ही लेक्चर में कंप्लीट कर पाना असंभव है। उनको हम छोटे छोटे यूनिट्स में, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके विभिन्न एक्टिविटीज़ के माध्यम से या कई लेक्चर के माध्यम से हम एक्सप्लेन करते हुए बच्चों के सामने उसको बेहतर तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं। फिर है सहयोग का सिद्धांत। शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है, इसकी प्रकृति जनतंत्रात्मक होती है, अतः शिक्षक और छात्रों के मध्य तथा छात्र के मध्य भी एक सक्रिय सहयोग की भावना होनी चाहिए। इससे अधिगम को प्रभावशाली बनाने में सहायता मिलती है। हम सहयोग की भावना से यदि कार्य नहीं करेंगे तो क्लासरूम तो क्या, हम सामान्य जीवन में भी जीवन जीना कठिन हो जाएगा। और एक शिक्षक की भी जिम्मेदारी है कि जो सहयोग की भावना है वह अपने छात्र छात्राओं के अंदर, अपने शिक्षण प्रक्रिया को संचालित करने के दौरान ही उनके अंदर स्थापित करने का प्रयास करें। इसीलिए कुछ कार्यों को ग्रुप में करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें अपने स्टूडेंट्स को देनी चाहिए, कुछ एक्टिविटीज़ की जिम्मेदारी उनके ऊपर छोड़ देनी चाहिए कि वो अपने हिसाब से एक दूसरे से सहयोग लेते हुए उन कार्यों को करें और हमें दूर से उनको गाइड करना चाहिए। फिर है अभ्यास का नियम। यदि हम लेक्चर देने के बाद, किसी टॉपिक को क्लियर करने के बाद उसका अभ्यास नहीं करवाते हैं तो फिर छात्र उसको भूल सकते हैं और वो परमानेंटली अपने माइंड में सेट नहीं कर पाते हैं। इसीलिए हमें किसी भी टॉपिक को रिकॉल करवाने के लिए टेस्ट लेते रहना चाहिए, कभी कभी उनको पूछते रहना चाहिए
और अगले नेक्स्ट टॉपिक में पूछते समय, बताते समय भी उनको उससे कनेक्ट करके याद दिलाना चाहिए कि आपने पिछले लेक्चर में ये चीज़ सुना था, ये चीज़ देखा था, उसका यहाँ पर क्या रोल है, उसको कनेक्ट करके देखिए। तभी छात्र छात्राएं जो है होल लर्निंग कर पाएंगे। वो सभी चीज़ों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और एक दूसरे से कनेक्ट करते हुए विभिन्न टॉपिक्स को या सभी विषयों को एक दूसरे के साथ जोड़ते हुए वो लर्निंग करने के लिए प्रेरित होंगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि शिक्षण के सिद्धांत हैं, इन एक एक सिद्धांतों का शिक्षण प्रक्रिया में विशेष महत्व है और बिना इन सिद्धांतों का पालन किए शिक्षण प्रक्रिया को संचालित करना दुष्कर है, कठिन है, जटिल है। अतः प्रत्येक शिक्षक को इन सिद्धांतों का अनिवार्य रूप से पालन करना चाहिए। इसके बाद हम अगले वीडियो में देखते हैं शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।